Renewable energy technology में we are going to study the final lecture of the tidal energy, and that one is the tidal energy number 5. So grid interfacing of tidal power. Tidal power is lunar energy harnessed through sea water. तो lunar energy के हिसाब से हम जब बात कर रहे हैं तो we know that it based on the lunar month के जो चांद का महीना है वो पर डे के हिसाब से हम जानते हैं कि 50 मिनट्स उसका जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होता है. The lunar period is slightly longer than the solar period by about 50 minutes of solar time. जो हमारे जमीन पर सोलर का जो डे है वो 24 आवर्स का है, लेकिन जो ल्यूनर डे है वो तकरीबन पीरियड में 50 मिनट्स ज्यादा होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स and 50 minutes. Accordingly, the time of high and low tide levels occurring in phase with the lunar cycle shift slightly forward in time each day. So accordingly, due to this lunar energy, जो high and low tidal levels हैं या उनका जो time है वो phase में occur करते हैं during to this lunar cycle और शिफ्ट होते रहते हैं स्लाइटली फॉरवर्ड इन टाइम ईच डे. हर दिन के हिसाब से ड्यू टू दिस ल्यूनर साइकिल वो स्लाइटली फॉरवर्ड जो है वो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट होते रहते हैं. दिस फेज डिफरेंस चेंजेस द मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ टाइडल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाय एन इफ फ्लो टाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट एट एनी पर्टिकुलर टाइम ईच डे. तो ये जो फेज डिफरेंस है ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ टाइडल एनर्जी की जो कि जनरेट की जा सकती है इफ फ्लो टाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईच डे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में और किसी भी दिन में या हर दिन में. द एब्जॉर्प्शन ऑफ टाइडल एनर्जी इनटू पावर सिस्टम which have changing load demands during daily, weekly, seasonal cycles, therefore poses certain problems. तो जो एब्जॉर्प्शन है टाइडल एनर्जी की पावर के अंदर जो कि विच हैव चेंजिंग लोड डिमांड्स, जो कि लोड जो है उसके चेंज होने की वजह से मतलब वो रिक्वायर्ड करता है चेंजिंग लोड डिमांड्स जो कि दिन के हिसाब से, वीकली या सीजनल साइकिल्स के हिसाब से वो क्या करते हैं, पोज कर सकते हैं सर्टेन प्रॉब्लम्स. So the amount of tidal energy that a power system can absorb has a major influence. कि जो भी tidal energy की जो अमाउंट है जो कि पावर सिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है वो मेजर इन्फ्लुएंस करता है किस पर, ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ए टाइडल पावर प्लांट बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम. जो कि इकोनॉमिक वायबिलिटी है टाइडल पावर प्लांट की जिसको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है या किया जाता है. The output of a tidal power plant is an image of tidal variations modified by the characteristics of the scheme adopted. कि जो tidal power plant की output है वो tidal variations जो हैं modified, वो image है किस्म का tidal variations की modification का जो भी जिस भी टाइप की characteristic जो है की जो scheme है उसको adopt किया हुआ हो. The scheme may be single basin single effect कि जो भी scheme होगी अडॉप्ट की हुई होगी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, वो हमें बताया कि वो सिंगल बेसिन सिंगल इफेक्ट हो सकती है या सिंगल बेसिन डबल इफेक्ट हो सकती है. द डबल इफेक्ट स्कीम प्रोवाइड्स मार्जिनल एडवांटेजेस व्हेन द साइज ऑफ द स्कीम इज लार्ज कंपेयर टू द सिस्टम. हम ये कह रहे हैं कि डबल इफेक्ट स्कीम जो है वो ज्यादा बेहतर या मार्जिनल एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड कर सकती है निस्बतन सिंगल इफेक्ट वाली से, कि जब साइज ऑफ द स्कीम जो है वो लार्ज हो कंपेयर टू दी सिस्टम, कि जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से स्कीम जो है उसका साइज अगर बड़ा हो. ए पावर सिस्टम नॉर्मली एडजस्ट सप्लाई टू मीट द डिमांड बाय रेगुलेटिंग प्रोडक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर. अच्छा, जो पावर सिस्टम है वो क्या कर सकते हैं कि जो पावर सिस्टम है उनको एडजस्ट किया जा सकता है उनकी सप्लाई को डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है,
जो कि प्रोडक्शन आ रही है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज जस्ट लाइक न्यूक्लियर, लार्ज थर्मल, हाइड्रो प्लांट्स विद इन सर्टेन लिमिट्स बाय एडिंग पावर फ्रॉम पंप स्टोरेज, गैस टर्बाइन ड्यूरिंग पीक लोड आवर्स। तो क्या किया जा सकता है कि पावर सिस्टम को एडजस्ट किया जा सकता है या पावर सिस्टम की सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड बाय अदर सोर्सेज या बाय रेगुलेटिंग अदर सोर्सेज या प्रोडक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियर, लार्ज थर्मल, हाइड्रो प्लांट्स और इसी तरीके से जो डिफरेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, और या बाय एडिंग पावर फ्रॉम पंप स्टोरेज एंड गैस टर्बाइन ड्यूरिंग पीक लोड आवर्स। पीक लोड आवर्स में अगर ये टाइडल पावर से डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही। So grid interfacing of tidal power में the tidal energy can be used to save fuel and the economic value of tidal energy absorbed can be evaluated against the savings in fuel obtained in the thermal plants. The merit order of plants for a typical power system is given in figure. इसको अभी देख लेते हैं। The tidal energy is accommodated in the merit order of the system to be planned by taking into consideration the static and dynamic characteristics of the system constituting the load supply region. और final point है the approach is that the entire tidal power project generation should be absorbed in the system. अच्छा approach क्या है कि entire tidal power project generation, कि जो भी tidal power जो project लगा हुआ है उसकी जो generation है should be absorbed, वो क्या करे, वो system में absorb हो जाए being a renewable energy के हिसाब से which will be otherwise wasted, वरना क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगी अगर not utilized, अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। when it is easily available by a cosmic phenomena, तो जैसे कि हमें पता है कि नेचुरल फिनोमिना की वजह से ये जो एनर्जी है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल होगी। तो हम देख सकते हैं कि पावर डिमांड इन मेगावाट और इसी तरीके से ड्यूरेशन इन आवर्स के जो ग्रिड इंटरफेसिंग है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के हिसाब से डिफरेंट है कि गैस पीक लोड प्लांट में ये वाली है, ऑयल फायर्ड प्लांट ये है। पीक लोड प्लांट्स में हम देख सकते हैं कि जो ऑयल फायर्ड प्लांट हैं जो कि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स प्लांट हैं उनकी बात हो रही है, पंप स्टोरेज प्लांट, उसके बाद फिर ये टाइडल पावर प्लांट्स, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, लार्ज हाइड्रो न्यूक्लियर प्लांट्स, रन ऑफ रिवर प्लांट्स। तो ये सारे के सारे जो हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन इन आवर्स और जो पावर डिमांड इन मेगावाट है उसके हिसाब से ये इनकी डिमांड को मीट कर सकते हैं ड्यूरेशन इन आवर्स में। एडवांटेज क्या है टाइडल पावर प्लांट का? टाइडल पावर इज प्रिडिक्टेबल, हमें अंदाजा है कि प्रिडिक्टेबल इस लिहाज से है क्योंकि जो टाइडल पावर है वो ल्यूनर मंथ पर डिपेंड करती है, तो इसलिए हम इसको प्रिडिक्टेट कर सकते हैं और जो डाटा है अकॉर्डिंग टू द ल्यूनर मंथ वो हम ऑलरेडी कलेक्ट भी कर सकते हैं लास्ट मंथ के हिसाब से और नेक्स्ट मंथ या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको हम कह सकते हैं या उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अवेलेबल टाइडल पावर इज फर्म एज देयर आर नो वेट और ड्राई ईयर्स। अच्छा, इसके लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइडल पावर है वो मौजूद रहेगी, फर्म होगी और उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ईयर नहीं होगा कि वो वेट ईयर है या ड्राई ईयर्स है, या हम ये कह सकते हैं कि नो ड्राई और वेट मंथ्स, जस्ट लाइक ये महीना जो है वो बगैर बारिशों के गुजर गया या ये महीना जो है वो बारिशों वाला गुजरा। तो वो ये जो चीजें हैं अवेलेबल टाइडल पावर वो इन पर डिपेंड नहीं करती। नॉर इज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ समर और विंटर ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइडल एनर्जी, और इसी तरीके से कोई जो वेदर है समर हो या विंटर हो वो भी टाइडल एनर्जी की अवेलेबिलिटी पर असरअंदाज नहीं होता। द थर्ड वन इज दैट इट इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसलिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से हम टाइडल पावर से अचीव कर सकते हैं, तो इट इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। टाइडल पावर इज इनफिनाइट, ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल है, ये इनफिनाइट है और ये कभी खत्म ना होने वाली पावर है, एंड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। टाइडल पावर प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर वैल्यूएबल लैंड एज दीज आर लोकेटेड ऑन सी शोर्स। अच्छा, ये जो प्लांट्स हैं ये
लाजिम बात है इनको कोई वैल्यूएबल लैंड जो बड़ी कीमती जमीन हो या कोई भी एग्रीकल्चर लैंड टाइप्स हो या और भी कोई जो कि इंपॉर्टेंट लैंड है वो रिक्वायर नहीं होती टाइडल पावर प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये सी शोर्स पर अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। So tidal power when used in combination with the thermal plant can meet effectively the load demand। तो जैसे कि पहले हमने देखा कि ग्रिड के साथ किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो टाइडल पावर को जब कॉम्बिनेशन किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन इफेक्टिवली मीट द लोड डिमांड। तो जो भी लोड है उसको डिमांड को पूरा करने के लिए इफेक्टिवली टाइडल पावर प्लांट को यूज किया जा सकता है with the combination of the thermal plant. After the capital cost of a tidal power scheme is paid off, the cost of power generator is very low। अच्छा, जो भी कैपिटल कॉस्ट है, लाज़िम बात है वो तो हर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो जो भी कैपिटल कॉस्ट है टाइडल पावर स्कीम की, जब वो एक दफा पेड ऑफ हो जाती है या पे बैक हो जाती है, सो द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज वेरी लो। तो उसके बाद जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है वो बहुत ही थोड़ी होती है। डिसएडवांटेज में क्या क्या बातें आएंगी इसमें? टाइडल पावर प्लांट आउटपुट वेरीज विद द वेरिएशन इन टाइडल रेंज। यस, क्योंकि वेरिएशन ऑफ द वेदर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वेरिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो वेरिएशन इन द टाइडल रेंज है वो इफेक्ट जरूर डालती है। तो टाइडल पावर प्लांट आउटपुट जो है वो वेरी करती है, इंटरमिटेंट है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन टाइडल रेंज। तो टाइडल पावर सप्लाई इंटरमिटेंट, तो वो बात यहां पर आ चुकी है। आउटपुट क्योंकि पावर सप्लाई ही होती है, तो इसलिए ये बात यहां कही जा सकती है कि टाइडल की जो पावर सप्लाई है प्रोजेक्ट की वो इंटरमिटेंट है, जो कि वेरिएशन है या वेरिएबल नेचर की है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ टाइडल प्लांट इज नॉट इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर विद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि जब हम बात करते हैं टाइडल पावर प्लांट की, जो इसके प्लांट है उसको एक दफा जो भी उसकी कैपिटल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल नहीं होती अगर जब हम उसको कंपेयर करते हैं विद द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी के लिहाज से। सिल्टिंग ऑफ बेसिन्स इज अ प्रॉब्लम विद टाइडल पावर प्लांट्स। सिल्टिंग मींस जो बेसिन्स होते हैं वहां पर जो ब्लॉकेज आ जाती है सिल्ट की। सिल्ट का मतलब है कि जो कि रेत टाइप का जो मटेरियल बन जाता है, तो उसकी जो ब्लॉकेज है वो बेसिन्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आता है टाइडल पावर प्लांट्स में, जिसकी वजह से बेसिन्स को साफ किया मतलब साफ किया जाना पड़ सकता है इसको। ग्लोबल सिनेरियो ऑफ टाइडल एनर्जी। The total energy contained in tides worldwide is 3000 gigawatt मतलब गीगावाट जो है वो हम उसको बिलियन वाट कह सकते हैं। दो estimates of how much of that energy is available for power generation by tidal barrages are between 120 to 400 gigawatt depending on the location and the potential for conversion। अच्छा, टोटल एनर्जी जो कंटेन्ड है टाइड्स के अंदर वर्ल्ड वाइड में, वो हम कह सकते हैं कि वो तकरीबन 3000 गीगावाट्स है, जो कि 3000 बिलियन वाट्स बन सकती है। सो एस्टिमेशन है ये कि हाउ मच दैट एनर्जी इज अवेलेबल फॉर पावर जनरेशन। अच्छा, अब टाइडल बैराज के हवाले से अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो वो तकरीबन 120 से 400 गीगावाट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और पोटेंशियल फॉर कन्वर्जन जो है उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। So 25% of Europe's tidal energy potential resources come from Scotland। अच्छा, यूरोप में तकरीबन यूरोपीय यूनियन में मोर देन 35 या तकरीबन इतने ही कंट्रीज आते हैं, जिसका जो 20% है यूरोप टाइडल एनर्जी पोटेंशियल का, वो स्कॉटलैंड ओनली जो है वो प्रोड्यूस करता है। चाइना हैज अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ टाइडल पावर विद मोर देन 18,000 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड कोस्ट लाइन। चाइना को काफी बड़ा कंट्री है और उसके पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं टाइडल पावर के, ना खत्म होने वाले, और जो साहिल समंदर की पट्टी है वो तकरीबन 18,000 किलोमीटर की है, जो कि मेनलैंड कोस्ट लाइन पर अवेलेबल है। मोर देन 14,000 किलोमीटर ऑफ आइलैंड कोस्ट लाइन्स, और 14,000 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो आइलैंड्स हैं
with an estimated tidal power capacity of 3.5 gigawatt, और जो tidal capacity है estimation वाली estimated जो है वो 3.5 gigawatt है according to the China Ocean Energy Resources Division। तो चाइना के पास काफी बड़े रिसोर्सेज जो हैं वो एनर्जी के हिसाब से टाइडल पावर की मौजूद हैं। Other territories with significant tidal power potential include North America, Argentina, Russia, France, India and South Korea। तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं significant tidal power potential के लिहाज से हमें देख सकते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक टाइडल पावर है वो की कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। इकोनॉमिक्स ऑफ टाइडल पावर। Tidal power in its cheapest form can only be generated intermittently। बेशक ये cheapest form है लेकिन ये जनरेटेड जो होती है वो intermittently होती है। To convert the intermittent low grade energy to guaranteed continuous energy, additional cost must be incurred। क्योंकि ये intermittent low grade energy जो है इसको अगर continuous energy में guaranteed में convert करना है तो additional cost जो है वो incurred जो है वो की जानी चाहिए। उसके अलावा जो है अगर वो नहीं होगी तो इंटरमिटेंसी वाली जो क्वालिटी है वो इसमें मौजूद रहेगी। लेकिन इसके अलावा फिर भी देयर आर सम बेनिफिट्स अदर देन द पावर बेनिफिट्स व्हिच कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसका ये है कि पावर बेनिफिट्स के अलावा और भी इसके बेनिफिट्स हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है उसको अगर हम कंपेयर करें व्हिच कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू अ कॉम्पिटिटिव लेवल। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि टाइडल पावर चीपेस्ट तो है लेकिन वो इंटरमिटेंटली जो है वो जनरेट करती है, लेकिन उसको अच्छे ग्रेड में या हाई ग्रेड में एनर्जी या कॉन्टिन्यूस एनर्जी को में की फॉर्म में जब उसको लेके जाना है तो लाजिम बात है फिर कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, और सिस्टम लगाने की वजह से एडिशनल कॉस्ट जो है वो सिस्टम में होल सिस्टम में टाइडल पावर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है अगर हम उसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस पावर बेनिफिट के अलावा हम दूसरे बेनिफिट्स भी कुछ बेसिक्स जो हैं वो टाइडल पावर प्रोडक्ट से अचीव कर सकते हैं। तो मेजर बेनिफिट दैट कैन फ्रॉम टाइडल पावर आर लिस्टेड बिलो। जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। So number one is it's a renewable energy source free from weather vagaries। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि वेदर अनप्रेडिक्टेबल वेदर से फ्री है। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज क्वाइट नॉमिनल। अच्छा, जब इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी जो कॉस्ट है वो इंतहाई नॉमिनल है। यू कह सकते हैं कि द ओनली ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो जस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट होती है। परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज पोल्यूशन फ्री। कि जो प्लांट की परफॉर्मेंस है वो प्लांट की वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। अच्छा, रोड क्रॉसिंग ऑन द बैराज कनेक्ट्स द आइसोलेटेड एरियाज विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज। अच्छा, ये जो बैराज बनाया जाता है इसके ऊपर की साइड पर जो रोड है वो बना दिया जाता है। जो क्या करते हैं उससे ये होता है कि जो दो साइड के आइसोलेटेड एरियाज होते हैं तो जो बैराज के एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को आइसोलेट हो जाते हैं तो उनको मिलाने के लिए कोई अलग से ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ब्रिज ये एज अ रोड क्रॉसिंग भी काम आता है या काम आ सकता है। इट इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशनल फैसिलिटीज। तो इसकी वजह से कि जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी और जो मूवमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो इंप्रूव हो जाती हैं, और जो एडिशनल कॉस्ट जो कि फ्लाईओवर या कोई भी ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल होगी उसको बचाया जा सकता है। क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। तो इससे ये होगा कि जब ये बैराज बन जाता है तो इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रीजनल डेवलपमेंट के लिहाज से भी फायदेमंद होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट और नेविगेशनल फैसिलिटीज को फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड एरिया को दूसरे आइसोलेटेड एरिया के साथ मिलाने में मदद करता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जनरेट टूरिज्म पोटेंशियल। बैराज की तरफ काफी बड़े बड़े बैराज दुनिया में अवेलेबल हैं, और वो क्या है कि वहां पर वो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होते हैं। टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट जो है वो वहां जाना पसंद करते हैं उन एरियाज पर, और जाकर जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होती हैं, वहां पर एंजॉय करते हैं। और ये टूरिस्ट जो पोटेंशियल है वो जो बैराज की साइट्स हैं या टाइडल पावर की जो साइट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है।
लैंड रिक्लेमेशन ऑफ सी शोर वेस्टलैंड इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, के सी शोर की जो लैंड रिक्लेमेशन है, मतलब जो कि एक किस्म की वेस्टलैंड होती है, उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी शोर की लैंड है, ये रिक्लेमेशन इस लिहाज से होती है कि एक किस्म की एक वेस्ट लैंड होती है। तो इस तरह की जो वेस्ट लैंड को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स आर क्वाइट सब्सटेंशियल। इसके जो टाइडल पावर के इकोनॉमिक्स बेनिफिट में सोशल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत सब्सटेंशियल हैं। टाइडल पावर कंबाइंड विद द पंप स्टोरेज जनरेशन इंश्योर कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई, और टाइडल पावर को कंबाइन कर सकते हैं पंप स्टोरेज के साथ भी और थर्मल पावर प्लांट्स के साथ भी, और वो कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं।